अच्छा, ये भाई ये जो कल हम बात कर रहे थे ना जाते जाते, तो ये जो बैंक ने एसेट बेचा था, तो ये 2,70,000 ना एसेट की प्राइस नहीं ले रहा था, ये तो रेंटल इनकम है बैंक की। अगर मैं पूछूं बैंक ने एसेट बेचा कितने का, तो वो आप कहेंगे 1 मिलियन का। तो कंसिडरेशन सीट जो बैंक के लिए थी वो 1 मिलियन थी। चलें जी, सेक्शन 19 निकालें। स्पेकुलेशन बिजनेस, जिसका इंतजार था वो आ गया। स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस, जहां कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस करेगा तो ये समझा जाएगा कि ये एक सेपरेट बिजनेस है इसका। यानी सेपरेट बिजनेस का मतलब है उसके सेपरेट जर्नल एंट्रीज होंगी, सेपरेट जर्नल एंट्रीज। चलें जी आगे पढ़ें। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है अभी हम देख लेते हैं। पहले नॉन स्पेकुलेशन सुन लें क्या है। जितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जितने कॉलेज चल रहे हैं, जितने जनरल स्टोर हैं, जितनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ये सारे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस हैं। बल्कि आपने स्पेकुलेशन आज तक देखा ही नहीं, और जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो सारे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस हैं, कोई स्पेकुलेशन उसमें नहीं है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस की पहली खासियत बताएं, इट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। बिजनेस ही है लेकिन इसके सेपरेट जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे। जर्नल एंट्रीज अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे इसकी कराऊंगा। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अगेन अ रेपिटेशन कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस अगर आप दोनों कर रहे हो तो दोनों की इनकम सेपरेटली निकालनी है, दोनों की इनकम सेपरेटली निकालनी है। वही बात है जो ऊपर हुई है, रेपिटेशन है। पॉइंट सी, अगर आप एक बिल्डिंग में ऊपर स्पेकुलेशन का काम कर रहे हैं और नीचे नॉन स्पेकुलेशन का काम कर रहे हैं और बिजली का बिल आ गया, तो बिजली के बिल को दोनों पे अपोर्शन करना पड़ेगा। फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ खर्चे स्पेकुलेशन बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम। इसका मतलब है फिर हमारे हेड्स ऑफ इनकम तो आज बढ़ गए, सैलरी, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। तुम्हारे हेड्स ऑफ इनकम तो बढ़ गए। हम समझते थे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, लेकिन लॉ कह रहा है कि 6 हेड्स ऑफ इनकम है। तो अगर कभी खर्चे तकसीम करने की बारी आई तो स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग समझना है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग समझना है। ओके, तो टोटल इस तरह आपके 6 हेड्स बन गए। अच्छा, अब उसने इतना ज्यादा लफ्ज यूज किया सेपरेट 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 कि हमारे दिल में डर आ गया, यार ये बिजनेस से बाहर ही तो नहीं निकाल रहे। और उन्हें कहते हैं नहीं 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 यार, प्रॉफिट्स ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी इंक्लूडेड इन दैट बिजनेस। बिजनेस के चैप्टर में रखना, खुदा के लिए से बाहर ना निकाल देना। हमने कहा यार इतना इतना सेपरेट 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 करके कहां लेके जा रहे हैं इसको, कोई और नया चैप्टर खोलने। कहते हैं नहीं नहीं, बिजनेस के चैप्टर में ही रखना। ठीक है। अच्छा जी, लॉस अगर आ जाए स्पेकुलेशन बिजनेस में तो किसी और हेड में से माइनस नहीं कर सकते। ये तो छोड़े परे, इसकी हमने चैप्टर 11 में न्यूमेरिकल्स करने हैं। लॉसेस का चैप्टर है ना 11, तो चैप्टर 11 में इसके हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये तो अभी ना समझ आ सकती है ना मैं समझा सकता हूँ आपको, तो चैप्टर 11 में ही समझ आएगा। चलिए जी, आई होप क्लास पूरी हो गई है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल पढ़ें। जितना जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उतनी उतनी पढ़नी है। चलें जी, जर्नल एंट्री बताएं। LT signed a contract with ME for purchase। आपकी बात अपनी जगह की, कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री नहीं होती, लेकिन फिलहाल मुझे करने दें। परचेज की एंट्री बताएं। LT signed a contract with ME for purchase। LT की बुक्स में बताएं क्या एंट्री होगी। LT की बुक्स में LT signed a contract for purchase। बोले बोले, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। ये मैंने आपको जो येलो से लिखा है उसकी एंट्री कर दी। LT signed a contract with ME for परचेज। अच्छा, एमई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? भूल चढ़े, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। मिरर इमेज होगा, यानी ऑपोजिट एंट्री होगी, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। चलें जी, अमाउंट्स ढूंढते हैं। क्या बेचने का माहदा हुआ जी? मेज या टेबल या मकई? मकई। मकई बेची जाएगी 500 मेट्रिक टन ऑफ मेज एट ₹15,000 पर मेट्रिक टन। तो 500 को मल्टीप्लाई करें 15,000 से, प्राइस निकाल लें। अभी आपको नहीं पता चला स्पेकुलेशन क्या है, थोड़ा सवाल आगे चलने दे, पता चल जाएगा स्पेकुलेशन क्या है। 500 ज़रब 15,000, 7.5 मिलियन।
7.5 मिलियन। ऑब्वियसली एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा होगा। नोट करें यहां तक। ये सिर्फ मैंने किसकी एंट्री की है? येलो लाइन की एंट्री की है और स्काई ब्लू लाइन से मैंने फिगर्स उठाई हैं। चलो जी तो ले आओ जी। एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज डेबिट क्रेडिटर, तो एमई की एंट्री करेगा डेटा डेबिट और अमाउंट स्काई ब्लू लाइन से मैंने उठा ली। द डिलीवरी वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन अक्टूबर 2015, मुआहिदा हुआ अगस्त में, डिलीवरी कब होनी है? इसीलिए इसका नाम क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए इसका नाम क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि फ्यूचर में डिलीवरी है। क्लियर? बताएं एंट्री। एमी ऑल्सो एग्रीड टू परचेज द एंटायर लॉट। एमी ने कहा मैं खरीद लूंगा एंटायर लॉट। ओ भाई अब स्पेकुलेशन शुरू होने लगे, ये सेल वॉश होने लगी है। देखिए 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 इधर, एमी एग्रीड टू परचेज द एंटायर लॉट। ओ तेरी खैर, ओए तू तो सेलर था। और कहता है चुप, मैं एग्रीड टू परचेज, मैं एग्री करता हूं परचेज करने पे। ओ तूने तो हाँ बेचना है मुझे पता है, कहता लेकिन मैं एग्री करता हूं परचेज करने पे। बोले 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 एमी ग्रीन वाले की कैमरा लेके जाओ, ग्रीन वाले की एंट्री बताएं। एमी एग्रीड टू परचेज। री परचेज का आपको पता है उसने क्यों लफ्ज डाला है? क्योंकि पहले भी एक परचेज हुई है जी। बोले बोले एमी एग्रीड टू परचेज द एंटायर लॉट। बोले एंट्री परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से वो छोड़ें। अच्छा इसकी बुक्स में एंट्री बता दें। ऑब्वियसली क्या एंट्री बनेगी? डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। यार आपको लग रहा है कि कोई पता नहीं किसके साथ क्या बनेगा? अब ऑरेंज वाली लाइन पढ़ के आपको ऑरेंज वाली लाइन पढ़ के लग रहा है कोई पता नहीं किसके साथ क्या बनेगा? अब लग रहा है लगेगा आपको तो मैं आगे चलूंगा, नहीं लगेगा तो फिर आगे चलने का फायदा कोई नहीं। एक जो ट्रांजैक्शन हुई थी ना वो थी पहली वाली, जो ऊपर वाली लेयर थी, उसकी प्राइस ना तय हो गई है। क्या? 15,000। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या हो गई है? तय हो गई है। जो नीचे वाली ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में क्या लिखा हुआ है? एमी एग्री टू परचेज। एमी कहते हैं मैं भी खरीदूंगा। अब नीचे वाली ट्रांजैक्शन की प्राइस दोनों ने तय, इसका मतलब है इन दोनों ने अपने आप को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया है। हो सकता है 15,000 से 16,000 पे चली जाए, हो सकता है ज्यादा मकई कोई बाहर के मुल्क से आ जाए तो पाकिस्तान की मकई सस्ती हो जाए, 15 से 12 पे चली जाए। ऐसा पॉसिबल है। प्राइस अब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो एमी एग्रीड टू परचेज द लॉट एट अ प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में देखेंगे प्राइस क्या। क्लियर? ये है भाई स्पेकुलेशन बिजनेस। क्या कि पहले एक बंदा चीज को खरीदता है, फिर उसी चीज को बेच देता है, खरीदने की प्राइस तय कर लेता है, बेचने की प्राइस मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देता है। मार्केट फोर्सेस पे सिर्फ नहीं छोड़ता बल्कि अपने आप को भी सड़क पे लाके खड़ा कर लेता है कि पता नहीं क्या बनेगा मेरे साथ फ्यूचर में। ये है स्पेकुलेशन बिजनेस। और अगली लाइन उससे भी मजे की है, वो आप पढ़ें आप। इन अक्टूबर 15 प्राइस इंक्रीज टू 18,000। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन अक्टूबर प्राइस इंक्रीज टू 18,000। आ जाएं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
प्राइस बताएं कितनी हो गई? 18,000। अगली ट्रांजैक्शन किस पे रिकॉर्ड करूं? ये अगस्त में इनको पता था या अक्टूबर में पता चला होगा? अक्टूबर में पता चला होगा। अब अक्टूबर में खड़े होकर मैं देखना चाह रहा हूं कि हो सकता है किसी को फायदा आया हो, किसी को नुकसान आया हो। तो बता दें 500 टन वाली चीज 15,000 की बजाय कितने की हो गई? 18,000 की, 9 मिलियन। और ऑब्वियसली दूसरे की किताबों में भी 9 मिलियन, 9 मिलियन। अच्छा, अब अगली बात आपने सुननी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। LT sold the entire lot to ME without buying. LT sold the entire lot to ME without buying. कितना है? LT sold the entire lot to ME without LT sold the entire lot to ME ना सेल कर दी खरीदे बगैर। असल में बैकएंड पे ये होता है कि मकई होती ही नहीं। ये दोनों, माजरत के साथ एक बात करने लगा हूं, ये दोनों समंदर के किनारे बैठे होते हैं, ये दोनों विले लोग हैं, इनको और कोई काम नहीं, ये दोनों जहाज हैं, ये दोनों जहाज हैं। आपने, मैं भी किताब पे लिखवाऊंगा लेकिन आपने जहाज लिखना है, ठीक है? घर वाले ना किताब देखें, आपने जहाज लिखना है। तो जहाज नहीं, जहाज। तो ये दोनों जहाज हैं। असल में ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस है, इसमें चीजें खरीदना बेचना मकसद नहीं होता। पहली वाली प्राइस ये लोग तय कर लेते हैं, दूसरी वाली प्राइस मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं। एलटी शायद समझ रहा होता है चीजें महंगी हो जाएंगी तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, और इधर आया भी इसको प्रॉफिट है। एमई शायद समझ रहा होता है, एमई को पता होता है इमरान खान ने मकई की इंपोर्ट की ज्यादा दे देनी है तो मकई शायद सस्ती हो जाए, तो वो भी ये ट्रांजैक्शन कर बैठता है। लेकिन फिलहाल हम पहले जरा चेक कर लें किसको फायदा हुआ है किसको नुकसान हुआ है। जरा आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें इसका, सेल माइनस परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटर के बगैर। 9 मिलियन माइनस 75 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 15 लाख। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। सेल माइनस परचेज, इसकी सेल माइनस परचेज कराएं, इसको ग्रॉस लॉस आया। क्यों? इसकी सेल कितने पे पड़ी है और इसकी परचेज किस पे पड़ी है? 9 पे। तो जवाब क्या आया? 15 लाख का क्या लॉस आ गया। अब इसकी बजाय हम इसको कहेंगे पेपर में इनकी नेट पोजीशन निकाल लेते हैं। नेट पोजीशन, ये तो ट्रांजैक्शन हुई है ना, नेट पोजीशन निकाल लेते हैं। नेट पोजीशन ये है कि इसको स्पेक्यूलेशन बिजनेस से 15 लाख का प्रॉफिट आया है, गेन आया है, और इसको स्पेक्यूलेशन बिजनेस से सेल माइनस परचेज तो नेगेटिव आ जाएगा ना। इसको 15 लाख का लॉस आया है। एक बार याद रखिएगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन नाउ? होगा क्या? अब नाउ एमई विल पे 15 लाख, एमई विल पे 15 लाख टू एलटी। एमई 15 लाख एलटी को दे देगा, उसके अकाउंट में समंदर के किनारे बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा, और एलटी को चस्का पड़ जाएगा फिर इन ट्रांजैक्शंस का। कहेगा बैठे बिठाए भी 15 लाख आ सकते हैं, एमई कहेगा हाँ बैठे बिठाए भी 15 लाख डूब सकते हैं। बैठे बिठाए 15 लाख आ नहीं सकते, बैठे बिठाए 15 लाख डूब सकते हैं। मेरा ये तजर्बा हुआ है, मैं जा रहा हूं इस मार्केट से, लेकिन एलटी को चस्का चढ़ जाएगा, और नए लोग बड़े आते रहते हैं इस मार्केट के अंदर एलटी जैसे, वो आएंगे, वो भी अपने तजर्बे किया करेंगे। तो स्पेकुलेशन में चीजें फिजिकली खरीदी बेची नहीं जाती, लेकिन खरीदने की एंट्रीज तय हो जाती हैं प्राइस, बेचने की एंट्रीज मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी जाती हैं। जब मार्केट फोर्सेस अपना रोल प्ले करके प्राइसेस तय करती हैं, तो अगर इधर आ जाता 14,000 तो फिर गेम पूरी उलट जानी थी, फिर इसको फायदा आ जाना था और इसको नुकसान आ जाना था। लेकिन लकीली 15,000 की खरीद की प्राइस थी इसकी, और इसकी सेल प्राइस 18,000 थी, तो इसको क्या आ गया? फायदा। लेकिन चीजें डिलीवर नहीं होंगी। एमई विल पे 15 लाख टू एलटी। नोट कर।
जी मोहतरम। सर ये चीज़ें तो एज अ स्टॉक यूज होंगी। नहीं, मकई शायद इन्होंने कभी जिंदगी में देखी भी ना हो। हाँ, लेकिन गूगल पे जाके प्राइसेस उसकी जरूर देखेंगे। अगर बिजनेसमैन है दोनों तो ये दोनों बिजनेसमैन नहीं है, दोनों मैंने बता दिया क्या है। इस मार्केट में ना ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके कारोबार नहीं होते, पूरी दुनिया के सताए हुए आ जाते हैं इधर। तो ये सिर्फ प्राइसेस देख के तय करते हैं, और बड़ी सादा सी बात है, परचेज की प्राइस तय कर लेते हैं, चीजें कोई नहीं खरीद। हाँ, पेट्रोल ही साफ हो गया। वहाँ जो भी है जो भी है उसको छोड़ो, तो ये चीजें खरीदने की प्राइस तय कर लेते हैं और बेचने की प्राइस किसी को भी नहीं पता होती दोनों में से। तो और इस बिजनेस की एक खासियत सुने, इसमें हमेशा एक को फायदा आएगा, दूसरे को नुकसान। ये हो ही नहीं सकता कि दोनों को फायदा है। जो आम बिजनेस होते हैं ना, उनमें ट्रेडर को भी फायदा आ रहा होता है, मैन्युफैक्चरर भी प्रॉफिट कमा रहा होता है, बीच में होलसेलर होता है वो भी प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं, सारे लोग प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं आम बिजनेस में। इस बिजनेस की एक सबसे बुरी चीज ये है कि एक को हमेशा फायदा आएगा, दूसरे को एग्जैक्ट अमाउंट से हमेशा लॉस आएगा। चलिए सवाल जरा दोबारा पढ़ें। एलटी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है विद एमई फॉर परचेज। बता दें जी, एलटी किसकी एंट्री करेगा? परचेज की और एमई सेल की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि डिलीवरी अक्टूबर में है। एमई ग्रीड टू परचेज, री का पता है आपको, लस उसने क्यों लगाया। एमई ने कहा मैं भी परचेज करता हूं, परचेज, और ये फिर क्या करेगा? सेल। लेकिन प्राइस कहते हैं अब हम तय नहीं कर लेते, यहीं से सट्टाबाजी शुरू हो जाती है, प्राइस तय नहीं करते। अक्टूबर में जाके जब प्राइसेस पता चलती हैं तो दोनों अपनी एंट्रीज में फिगर्स डाल के चेक कर लेते हैं कि अब देखते हैं किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। तो जैसे ही प्राइस पता चली तो दोनों ने एंट्रीज में फिगर्स डाली, जैसे ही फिगर्स डाली तो पता चला इसने सेल में से परचेज माइनस करे तो फायदा आ रहा है, और ये सेल में से परचेज माइनस करे तो लॉस आ रहा है। अब ये 15 लाख रुपए एक बंदा दूसरे को शिफ्ट कर देता है। शायद मकई के इनको पता भी नहीं कि दाने भी होते हैं या क्या होता है मकई का, दरख्तों पे उगती है या जमीन में लगती है, शायद ये भी नहीं पता इनको। ओके, अच्छा भाई, मैंने तो वो इस तरह कर दिया ना सोल्यूशन में, एक की किताबों में गेन निकाला है, फिर उतना ही दूसरे की किताबों में लॉस है। लेकिन कोई नहीं, पेपर में आप वैसे भी कर सकते हैं वर्किंग में। डेफिनेशन पढ़ लें। डेफिनेशन में मैं काम की लाइन आपको बता दूं। ये भाई स्पेकुलेशन की डेफिनेशन है जो मैंने आपको येलो से हाईलाइट करके दिया, ठीक है। क्या डेफिनेशन है स्पेकुलेशन की? याद करें ज़बानी। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ मेज। मकई एक्चुअली डिलीवर नहीं करनी किसी ने। अब पढ़ लें बाकी सारा। इट इज अ बिजनेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल, क्योंकि आपको पता है पहला कॉन्ट्रैक्ट परचेज का है, दूसरा सेल का है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मींस मेज, मेज एक्चुअली डिलीवर नहीं होगी। ओनली नेट कैश विल बी पेड। नेट का मतलब है वो जो मैंने कैलकुलेट किया है। ओनली नेट कैश विल बी पेड बाय लूजर टू विनर, ऐसे ही है। ओनली नेट कैश विल बी पेड बाय लूजर टू विनर। जीतने वाला सिकंदर होगा एलटी, उसको पैसे दे दिए जाएंगे। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो रशीद। तो ओनली नेट कैश विल बी पेड। ये जो थोड़ी बहुत चीजें आगे लिखवाई जाती हैं एग्जामिनर पे रोप डालने के लिए, पेपर में नहीं लिख के आनी होती। ओके, ये कहां से आ गया डेफिनेशन में? चलें जी, स्पेकुलेशन बिजनेस खत्म हुआ, आगे चलें। अब स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, ये एक्सेप्शंस है। फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो ये अब इसकी एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, ये काम कर लें यार प्लीज, इस एग्जांपल के साथ ना ये लिखना जरूरी है। ये एलटी जो है ना, ये वेला बंदा था, वेला, वेला जैज, और एमी भी वेला था। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। घर वाले कहते हैं खाता रहता है, पढ़ता पुढ़ता कोई नहीं। हर वक्त फ्रिज खोल के रखा होता है। अच्छा, तो ये वेले लोग थे, इन्हें और कोई काम नहीं था। अच्छा, अब थोड़ी सी ट्रांजैक्शन बदलने लगी है। ये समंदर है, ये एमी है, इधर सड़क है।
सड़क पार जो है एलटी की दुकान है, बिल्कुल वेला नहीं है, एलटी की दुकान है और वहाँ वो मकई बेचता है, आने वाले ग्राहकों को मकई बेचता है। तो दुकानदार को डर पैदा हुआ कि यार मकई महंगी हो रही है, मैं क्या करूँगा, महंगी मकई मिलेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, मकई महंगी हो रही है। अगस्त में इसको ख्याल हुआ कि यार अक्टूबर में काफ़ी लोगों ने मुझे मकई खरीदने आते हैं, तो अगस्त में बैठा हूँ तो अक्टूबर में लोगों ने मकई लेने आनी है मेरे से, तो मुझे डर सा लग रहा है मकई महंगी होनी है। तो किसी ने आके बताया एलटी को कि यार कभी इस बाजार में भी जा, यहाँ से कुछ मुफ्त में पैसे मिल जाते होते हैं, तो टेंशन ना ले, तो ट्राई कर जरा जाके इस बाजार में, यहाँ मुफ्त में पैसे मिलते हैं। तो डूब भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं। अब जैसे ही एम्मी ने देखा एलटी को, तो एम्मी ने कहा भाई नवे आए हो भाई, किधर, तू तो शरीफ बंदा था, तू कहाँ आ गया हमारे बाजार में। इस बाजार में पता है क्या होता है, कुछ चीजें तुझे नहीं बिकती, वो तेरी दुकान वाले काम नहीं होने इधर, इधर बस ऊपर ऊपर से ही गेम होती है। तो ये तू किस बाजार में आ गया है। एलटी ने कहा लेट मी ट्राई, मुझे भी थोड़े पंगे लेने दो। अच्छा, ट्रांजेक्शन अब सारी इसी तरह होगी, अगस्त में इनका मुआहदा होगा, 15,000 की प्राइस तय हो जाएगी और फिर ये अक्टूबर की मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे सब कुछ। अक्टूबर में एलटी दोबारा आएगा और एमी को कहेगा 15 लाख दे दे। एमी कहेगा तू पहली दफा आया था और हमें जो है वो बस हमारा कुंडा निकाल के चला गया और हमारा कीमा निकाल के चला गया, तू तो नया था इस मार्केट में, तूने आते ही प्रॉफिट कमाने शुरू कर दिए। एमी लाएगा 15 लाख मार्केट से और 15 लाख लाके अपनी दराज में डालेगा और इस 15 लाख रुपए से मकई खरीदेगा अक्टूबर में बाजार जाके, और 15 लाख रुपए से मकई खरीद के, बाने ये पैसे मुफ्त में आए हैं इसके पास। अब इसको अगर मकई महंगी भी हो गई है ना, तो शायद ये इतना डर ना रहा हो, क्योंकि इसको इधर उधर से तोहफा मिल गया है 15 लाख का। तो अब लॉ मेकर ये कहता है कि यार अगर आप चोरी करके गरीब को पैसे दे दो तो मैं आपकी चोरी माफ करता हूं। ये लॉ मेकर कह रहा है, चोरी करके खूब चोरियां करो, कहता है गरीबों में पैसे बांटो बस, ठीक है। तो जाओ बैरिया टाउन में चोरी करो, डिफेंस में चोरी करो, इधर चोरी करो, पैसे गरीबों को दे दो, झुग्गियों वालों में बांटो, मैं तुम्हें सलूट करूंगा, चोरी माफ, तेरे हाथ नहीं काटूंगा। कुछ इसी किस्म की बात लॉ मेकर यहां करने लगा। कहते हैं होके तो उस मार्केट से आया है, सोहबत तो तेरी बुरे लोगों की है, कमा के भी वहां से 15 लाख लाया है, लेकिन इस 15 लाख को अगर तू इस दराज में डाल बिजनेस की और 15 लाख से मकई खरीद और इस मकई खरीद के लोगों को बेच, तो फिर मुझे तेरे 15 लाख पे एतराज नहीं। एमी ने स्टिल स्पेकुलेशन लॉस कमाया है, तूने जो 15 लाख कमाया है इसको मैं फिलहाल स्पेकुलेशन गेन नहीं कह दूंगा, इसे नॉन स्पेकुलेशन में डाल दो, कोई मसला नहीं। पढ़ें जी, चोरी का नेक मकसद पॉइंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट, अब प्लीज, अब मैं ये यहां पॉइंट एक है ना लेफ्ट पे लिखने लगा हूं, एलटी इज नॉट जैज। इसकी दुकान है मकई की, दुकान या दो कान, वाव तो नहीं आएगा बीच में, इसकी दुकान है मकई की, लेकिन पिछली एग्जांपल में इसकी कोई दुकान नहीं थी, ऊपर जैज जैज लिखा है हम। अपने अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेज इज मेड बाय एलटी, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेज इज मेड बाय एलटी ड्यूरिंग ट्रेडिंग बिजनेस। इसकी तो दुकान है यार, ये वेला कहाँ है, वो ऊपर वाले वेले थे, वेला नंबर 1 वेला नंबर 2 वो ऊपर वाले वेले थे, ये तो वेला नहीं है। इसकी तो क्या है, दुकान है। मर्केंटाइल बिजनेस पता है क्या होता है, बाइंग सेलिंग का बिजनेस। मर्केंटाइल का मतलब डिक्शनरी में मतलब देखिएगा बाइंग सेलिंग का बिजनेस, फिजिकली चीजें डिलीवर होती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक इज मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द मर्केंटाइल बिजनेस। यार तू क्यों इधर आ गया था, तेरा तो अपना मर्केंटाइल बिजनेस है, उधर 20 बच्चे पल रहे हैं, तेरा तो चल रहा है काम, सुबह शाम तेरे तो पैसे आ रहे हैं, तू क्यों इधर आ गया था। कहते हैं मुझे डर लग रहा था कि लॉस आएगा मुझे थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। दुकानदार को पता है क्या डर होता है, प्राइस चीजों की बढ़ जाएगी तो महंगी खरीदनी पड़ेगी और फिर मैं आगे इतना प्रॉफिट कमा नहीं सकूंगा। दुकानदार के दिल में जो डर होता है उसको मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट किया है। दुकानदार के दिल में क्या डर होता है, मैं बचना चाहता हूं लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। अगर आप बोतलें अभी खरीद के रख लें तो बड़ी अच्छी बात है, पता नहीं बोतलें फ्यूचर में महंगी ना हो जाएं। तो इसी तरह इसके दिल में डर होता है कि पता नहीं मकई का क्या बनेगा, तो मकई का जो मर्जी बने, चाहे मकई की प्राइस को आग लग जाए, इसको 15 लाख मिल गए कहीं और से, तो इसने अपने आप को बचा लिया है उससे। जरूरी नहीं उधर जाके बचे ही, आप उधर फारग होके भी आ सकते हैं, लेकिन गया किस नियत से था, खुद को बचाने की नियत से।
और बैक एंड पे क्या छोड़ के गया था ताला लगा के? दुकान को। और दुकान आके खोलेगा, खोल के उसमें 15 लाख डालेगा और 15 लाख से मकई खरीदेगा और लोगों को बेचेगा। आखिरी बात पढ़ लें, फॉर फुलफिलिंग एलटीज अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पता है फिजिकल डिलीवरी वाले होंगे, जो लोग ग्राहक दुकान पे आया करेंगे। तो अदर कॉन्ट्रैक्ट से मुराद एमई वाला नहीं है। अब टू फुलफिल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स कमिंग ऑन एलटी मेज शॉप। लिखें, टू कंज्यूमर्स कमिंग ऑन एलटी मेज शॉप। उन कंज्यूमर को अब आप चीजें बेच रहे हैं जो आपकी दुकान पे आ रहे हैं। कमाया 15 बुरे तरीके से, इस्तेमाल कर लिया दुकान में, तो फिर उस 15 को एलटी के लिए स्पेकुलेशन नहीं कहेंगे। ओके, पढ़ लें इसको ना, याद करें, यही आसान सी बात है, याद करें यही। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मकई इज मेड बाय एलटी ड्यूरिंग मर्केंटाइल बिजनेस। मर्केंटाइल बिजनेस के दौरान उधर चला गया था, ड्यूरिंग मर्केंटाइल बिजनेस, करते करते वहां चला गया था। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? ये एमई से एमई वाला है। आ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टॉक इज मेड बाय एलटी ड्यूरिंग मर्केंटाइल बिजनेस। तू क्यों आया इधर? तेरा तो काम चल रहा है। कहते हैं मैं बचने आया हूं लॉसेस से। लॉसेस तुझे क्यों आ सकते थे? मुझे लग रहा था मैं कहीं महंगी हो जाए तो पता नहीं मुझे कितने लॉसेस आ जाए। मैंने सुना कहीं से मुफ्ता लगता है, पैसे मिलते होते हैं, मैं वो लेने आया हूं। चल तेरा मुफ्ता लग गया, तुझे 15 मिल गया, अब क्या करेगा? कहते हैं मैं फुलफिल कर दूंगा अपने फिजिकल डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें मैं चीजें खरीदूंगा और अपने कंज्यूमर्स को बेच दूंगा। अब मुझे कोई मसला नहीं, मकई मुझे महंगी भी मिली तो 15 लाख का तोहफा मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। ओके, इधर आए। अब अगली मिसाल से पहले मैं दोबारा एज्यूम कर रहा हूं ये दोनों वेले हैं। अगस्त के महीने में एलटी ने कहा एमई से, मैंने तेरे से 500 शेयर जर्मनी के अंदर जो नाइकी कंपनी है उसके खरीदे। लेवल है ना? ये तो कई ये भी कहते थे मैंने तेरे से मार्स खरीदा, कहते हैं हाँ मैंने जुपिटर बेचा, जो मर्जी कहें। तो एलटी ने कहा मैंने तेरे से 500 शेयर्स, फी शेयर 15,000 रुपए के जर्मनी की नाइकी कंपनी के खरीदे। वो कहते मैं बेचे, जा मैं बेचे तीनों। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को उल्टाना है आपने। वो अक्टूबर में जो प्राइस होगी, गूगल पे जाके जर्मनी की स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल एक्सेसिबल है, आप अभी भी कर सकते हैं। तो आप जाके जर्मनी की स्टॉक एक्सचेंज में अक्टूबर की प्राइस देखेंगे। अक्टूबर में वो प्राइस, छोड़ना बाद में देख ली, अक्टूबर में वो प्राइस हो गई 18,000 रुपए। अब जब अक्टूबर में वो प्राइस हो गई 18,000 रुपए, तो ऐसी सूरत में अगेन बता दें वही सारी सिनेरियो होगा, ना उन्होंने शेयर खरीदे ना बेचे, ना जर्मनी की नाइकी कंपनी को पता है ये हमारे शेयर होल्डर हैं। तो इन द एंड नेट पोजीशन ये होगी कि एमई विल पे 15 लाख टू एलटी। ये तो बात मैंने आपको कर दी स्पेक्यूलेशन की, लेकिन मैं तो अभी पॉइंट बी पढ़ाने लगा हूं, उसमें तो मुझे कोई और मिसाल देनी पड़ेगी। अच्छा, दुकानदार को क्या डर होता है कि दुकानदार को मटेरियल महंगा खरीदना पड़ेगा तो इससे नुकसान आ सकता है जी। नहीं, वो बेचता जरूरी नहीं महंगा है। आप अगर एक चीज महंगी खरीद लें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है ना, और कई दफा हो सकता है कि वो उस प्राइस की बिक ही ना सके। कई दुकानदार महंगी चीज खरीद लेते हैं फिर रोते रहते हैं। तो इससे जरूरी तो नहीं कि हमेशा महंगी चीज खरीद के महंगी ही बेचें। बहुत से दुकानदार महंगी चीजें खरीदते हैं, बाद में उनको मजबूरन सस्ते दामों बेचनी पड़ती हैं। पॉसिबिलिटी तो है ना ये भी। अच्छा, पॉइंट बी में आ जाए जी। ये तो एलटी और एमई की बात हो रही थी, लेकिन अब मैं इस बात को थोड़ा बदलने लगा हूं जो मैंने आपसे भी बात की। नाउ एलटी इज नॉट जैज। एलटी जैज नहीं है। एलटी होल्ड शेयर्स ऑफ पीटीसीएल। इसके घर पीटीसीएल के शेयर पड़े हुए हैं। अच्छा, जिसके पास शेयर पड़े होते हैं उसी का डर होता है सस्ते ना हो जाए। उसी का डर होता है सस्ते ना हो जाए। तो ये जरा देखिएगा, थोड़ी देर पहले, जागते रहना भाइयों, थोड़ी देर पहले एलटी का क्या कारोबार था? दुकान थी। अभी क्या है? एलटी होल्ड कर रहा है। क्या? येलो मार्कर और येलो मार्कर को ऊपर कंपेयर करें। ऊपर क्या था और इधर क्या है? होल्ड कर रहे स्टॉक। उधर क्या डर था?
मटेरियल महंगा ना हो जाए। उधर क्या डर था? मटेरियल महंगा होकर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। उधर क्या डर था? मटेरियल महंगा ना हो जाए। इधर क्या डर है? तो मैंने सेम बात दोनों में सेम हाइलाइटर से आपके सामने रख दी। आप जरा पढ़ लेते हैं बात को। हाँ जी भाई अल्टी, आप क्यों आ गए? कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर्स इधर क्यों आ गए मार्केट में? आपके तो घर में शेयर पड़े हुए हैं। और यार मैं इज मेड बाय अ डीलर और इन्वेस्टर। डीलर वो होता है जो ज्यादा शेयर खरीद के बेचते हैं, इन्वेस्टर वो होता है जो कभी कभी शेयर खरीद के बेचता है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर्स इज मेड बाय एलटी टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। फिजिकल लॉस आने का डर है इसको, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। क्यों लॉस आ सकता है? इन पर्संस होल्डिंग ऑफ शेयर्स। और लॉस क्यों आते हैं आपको पता है? थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है। वो तो वैसे ही बाहर की कंपनी की मिसाल दे दी थी, अभी पाकिस्तान की कंपनी की मिसाल दे दी है। तो सादा सी बात यह है, अगर दोनों के पास पीटीसीएल के शेयर नहीं है और फिर ये दोनों ट्रांजैक्शन करें, इसके लिए गेन, इसके लिए लॉस। और अगर एलटी के पास पीटीसीएल के शेयर हैं और फिर ये ट्रांजैक्शन करे वो, तो इसके लिए ये नॉन स्पेकुलेशन होगा, लेकिन एमई के लिए स्टिल स्पेकुलेशन होगा। तो एक दफा फिक्रा याद कर लें जरा। पॉइंट बी, कॉन्ट्रैक्ट। तूने क्यों एमई से कॉन्ट्रैक्ट किया? इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने होल्ड किए हुए घर में शेयर्स। तुझे क्या डर है? वो सस्ते बिक सकते हैं। अब अगर सस्ते बिक भी गए ना तो 15 लाख इसको मुफ्त में मिल गए हैं। अब सस्ते बिक भी गए तो ये रिलैक्स रहेगा, 15 लाख इसको मुफ्त में मिल गए हैं, तो गार्ड हो गया, बच गए। चलें जी, पॉइंट सी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी वाज इनफ। ऐसे ये जॉबिंग आर्बिट्राज एक बिजनेस होता था, अब तो खत्म हो गया भाई। ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के प्राइस डिफरेंस से फायदा उठाना, स्टॉक एक्सचेंजेस के प्राइस डिफरेंस से गेन कमाना। लिखें, हाँ जी बताएं जी, स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस डिफरेंस से गेन कैसे उठाया जा सकता है? ये बहुत पुरानी आपसे बात कर रहा हूं, अब तो नहीं होता। जब पुरानी स्टॉक एक्सचेंजेस थी और सिस्टम इतने अपग्रेडेड नहीं थे, तो ऐसा होता था लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होता था 20 रुपये 10 पैसे का, और कराची स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होता था 20 रुपये 20 पैसे का। तो फिर लोग क्या करते थे, लाहौर से खरीद के कराची बेच देते थे। फी शेयर 10 पैसे बचे तो अगर लाख शेयर भी बेचे तो हजारों रुपए बच जाते थे। तो इस बिजनेस को क्या कहते हैं? जॉबिंग आर्बिट्राज। अब अगर एक बंदे का बिजनेस नहीं है जॉबिंग आर्बिट्राज का और उसने शेयर नहीं खरीदे लाहौर से, और फिर वो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के प्राइस डिफरेंस को देख के किसी से ट्रांजैक्शन कर ले, तो वो तो स्पेक्यूलेशन है। लेकिन अगर किसी ने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद लिए हैं और उसके पास पड़े हैं और उसको डर है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में मैं 5-10 सेकंड बाद बेचूं तो कहीं सस्ते ना बिक जाएं, और उस डर को कवर करने के लिए एक सेकंड में वो कहीं जाके स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन कर ले, तो वो उसके लिए स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन नहीं है। तो शर्त ये है मोहतरम, जो येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, इनका ऑर्डिनरी बिजनेस होना चाहिए। ऑर्डिनरी बिजनेस का क्या मतलब है कि आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद के अपने अकाउंट में शो करें, आपके पास शेयर फिजिकली पड़े हों, और फिर आप स्पेकुलेशन मार्केट में जाके कोई गेन कमा के लाएं, तो वो आपके लिए स्पेकुलेशन गेन नहीं है। आप पढ़ें स्पेकुलेशन बिजनेस की, तो मिसाल वही है ना? नहीं, पॉइंट सी के एतबार से हाँ, स्पेकुलेशन बिजनेस की ये मिसाल है कि आप लाहौर से शेयर खरीद के कराची बेचते नहीं हो, बस प्राइसेस का डिफरेंस देखते रहते हो और किसी से तय कर लेते हो कि क्या कर लें, बिना खरीदे अगर बेच दो, तो ये स्पेकुलेशन है। लेकिन इसकी डिटेल में मैंने क्या जाने की जरूरत नहीं है, अब ये इतना कॉमन है ना। A contract is made by a member of forward market or stock exchange. Stock exchange को ना पहले forward market भी कहा जाता था। A contract made by a member of a stock exchange during any transaction of jobbing। अबे तूने क्यों किया ये काम? यार मेरा तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मेरे अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं, मैंने इंशाल्लाह 10-15 सेकंड बाद बेच देने हैं, और मुझे डर ये है कि कहीं जब मैं बेचूं तो लॉस ना आ जाए। तो मेन बात बताएं क्या थी? पहले वाले का क्या था? मर्केंटाइल बिजनेस। दूसरे के घर में शेयर पड़े हुए थे, और तीसरे का आम बिजनेस था कि शेयर खरीद के रख लेता था और चंद सेकंड बाद उनको बेच देता था। जी उन्होंने जिस एसेट के नाम पे स्पेकुलेशन की होती है उसी में उसको, हाँ उसी एसेट में
लाइक अगर किसी ने शेयर्स अगर अगर आपने मेज की दुकान है तो आपने उधर मार्केट में जाके मेज में ही ट्रांजैक्शन करनी है। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में एक पार्टी दूसरी पार्टी के पैसे ना दे तो ये लीगली ओहो वो तो छोड़ो ना यार जी, तो हमारे स्कोप टैक्स के स्कोप में तो नहीं है ना ये बात, हमारे सिलेबस के स्कोप में। सेक्शन 113 भाई सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एमई ने एलटी को पैसे नहीं दिए तो क्या बनेगा, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है ना, तो फिर एलटी बंदे मंगवा लेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 113 अच्छा हो सकता है कि किसी बिजनेसमैन को लॉस आ जाए, 10 करोड़ का लॉस आ जाए, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लॉ मेकर कहता है यार मुझे टैक्स पे कर देना। इस बंदे ने कहा क्या रेट लगाऊं, 0 से 4 लाख वाले को टैक्स माफ किया हुआ है, नेगेटिव 10 करोड़ वाले पे टैक्स। लॉ मेकर कहते हैं यार वो ऐसा करो ना, तुम्हारी सेल है 60 करोड़ और खर्चे माइनस करके तुम्हारा लॉस आ गया 10 करोड़, तो कोई नहीं यार सेल पे टैक्स दे दो। कहते सेल पे कितने परसेंट, लॉ मेकर कहते रेट मैं बताता हूँ 1.5%, आज नया रेट आपके सिलेबस में आ गया। कहते सेल पे टैक्स दे दो 1.5%। तो इस सेक्शन का ना बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, ये बड़ा लोग कहते हैं ये जुल्म हो गया पाकिस्तान में, लेकिन ये बस हो रहा है भाई, जब से लॉ बना हुआ है तब से हो रहा है। पढ़ना शुरू करते हैं जी। सेक्शन 113, जिस बंदे का लॉस आएगा गरीब का उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट 1, बाकी इसमें कुछ रिलैक्सेशन अवेलेबल हैं, वो कल पढ़ेंगे, अभी जितनी बात पढ़ाई जा रही है वो काफ़ी है। अब देखते हैं यार, हाँ वो करेंगे न्यूमेरिकल स्पेकुलेशन के बड़े वाले न्यूमेरिकल्स में डाल के। सेक्शन 113, दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ रेजिडेंट कंपनी। ये कंपनीज के लिए है यार, कंपनीज के लिए है। कंपनीज को अगर लॉस आते हैं तो बेचारी कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन लॉस पे तो रेट नहीं लग सकता, इसलिए रेट किस पे लगाते हैं, सेल पे। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनीज का मतलब बताएं। ब्रांच, नॉन रेजिडेंट कंपनी की कोई पाकिस्तान में ब्रांच है, मैंने आपको बताया परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ब्रांच होता है, तो नॉन रेजिडेंट कंपनी की कोई पाकिस्तान में ब्रांच है तो उससे भी देना है, लेकिन इन दोनों के न्यूमेरिकल्स तो हमें नहीं आएंगे ना क्योंकि कंपनीज हैं, तो बस थ्योरी के हद तक ये दो बातें याद रख लें। इन दोनों कंपनीज ने अपनी सेल पे टैक्स देना है अगर इन्हें लॉस भी आ जाए। यार अब इंडिविजुअल एओपीज के लिए ये सेक्शन जो है ना थोड़े अरसे तक नहीं था, लेकिन अब हुकूमत ने ना इंडिविजुअल एओपीज पे भी ये सेक्शन लगा दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ अमीर, ऐसे इंडिविजुअल एओपी जो अमीर है, जो गरीब इंडिविजुअल्स और एओपीज हैं उन पे ये टैक्स नहीं लगता। अब अमीर कारोबारी हजरात कौन है, जिनकी साल की सेल करोड़ से ज्यादा है। अगर किसी बिजनेसमैन की साल की सेल 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको लॉस आए तो टैक्स देगा इस सेक्शन वाला। और अगर किसी बिजनेसमैन की सेल ही साल की 70-80-90 लाख है, 70-80-90 लाख क्या चीज होती है, अगर साल की सेल ही 70-80-90 लाख है तो फिर उस बिजनेसमैन ने इस सेक्शन वाला टैक्स नहीं देना। ये सेक्शन सिर्फ किन इंडिविजुअल्स पे लगता है, अमीरों पे। अमीर क्या, 1 करोड़। एनएओपी हैविंग टर्नओवर ऑफ 10 मिलियन और अबव, तो पार्टनरशिप फर्म्स जो बिजनेस करी हैं उन पे भी ये लॉ लगता है। अच्छा ये अगली बात तो मैं काट भी सकता हूं, वैसे कोई इतनी जरूरी नहीं है। असल में हुआ यह था कि ये 2001 में जब लॉ बना था ना तो ये सेक्शन मौजूद था, फिर लोगों ने बड़ा फटाफटा डाला और हुकूमत के पास गए तो हुकूमत ने ना सेक्शन डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा नवाज शरीफ के ज़माने में ना 2017 में पीएमएलएल वालों ने दोबारा इस सेक्शन को डलवा दिया था, यार ये सेक्शन होना चाहिए लॉ में, और अभी इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी इसको बरकरार रखा हुआ है। तो ये सेक्शन मौजूद है लॉ में। 2017 में ये आया था, 18 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20 गुजर गया, आपको तो न्यूमेरिकल 20, 21, 22 का आना है, तो आपके लिए ये बात फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 17 में ये सेक्शन 113 लॉ में आया था, आप ऐसे समझ लें। ओके, इसको भी कल करेंगे, अगले सफ़े पे आ जाए। जब ये सेक्शन लगेगा तो टैक्स कैसे निकलेगा, where this section applies the turnover shall be treated as income। turnover क्या होती है, सेल, सेल shall be treated as income। क्लियर। फिर रेट किस पे लगेगा, सेल पे या लॉस पे? लॉस पे तो रेट लग ही नहीं सकता, लॉस पे क्या रेट लगेगा, और रेट कैसे लगेगा ये बता दें यार। द पर्सन shall pay income tax rate of 1.5% of sale for the year। ये क्या लिखा हुआ है, इन सम केसेस रिड्यूस रेट इज एप्लीकेबल। कुछ कारोबारी हजरात हैं जिनके लिए फिर हुकूमत ने रेट 1% कर दिया हुआ है, वैसे तो 8% है ना, कुछ के लिए 0.5% भी कर दिया हुआ है। लोग जाते हैं मिन्नत मुन्नत करते हैं, हुकूमत से रिक्वेस्ट करा लेते हैं, तो बहरहाल जनरल रेट हमारे सिलेबस के एतबार से क्या है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कम रेट भी किया हुआ है। बस ठीक है यार, अब आप पॉइंट 3 पढ़ते हैं आज और खत्म करते हैं। बट डेफिनेशन पढ़ लें, ये सी नहीं पढ़ सकता मैं, सी में एक बेनिफिट दिया इन लोगों को हुकूमत ने, क्योंकि ये लोग बहुत रोते थे, तो सी में एक बेनिफिट दिया है, कोई कैरी फॉरवर्ड टाइप बेनिफिट कल पढ़ाऊंगा, तो उसको छोड़ें। 3 में देखें जी, सेल की डेफिनेशन क्या है।
अच्छा, ये दुकानदार के लिए ग्रॉस रिसीट क्या होती है? सेल, खर्चे माइनस करने से पहले जो पैसे आते हैं। राइस के लिए जैसे फीस है, ग्रॉस रिसीट है। आपने डॉक्टर को पैसे जमा कराए ऑपरेशन के, वो उसके लिए ग्रॉस। आपने दुकानदार को कहा कि मुझे बिस्किट, बोतल और आटा दे दो, वो दुकानदार के लिए ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है अभी तक खर्चे माइनस नहीं हुए। अच्छा यार, सेल्स टैक्स का रेट किसी को आता हो? देख लिया आपने, चलें कुछ नहीं होता। सेल्स टैक्स का रेट कितने परसेंट है आजकल पाकिस्तान में? 17%। अच्छा, एक दुकानदार है जो आया आपके पास, आपको पता है सेल्स टैक्स प्राइसेस में ऐड करके होता है। आइसक्रीम का भी खरीद के देख लें, बोतल खरीद के देख लें पीने वाली, उसमें देख लें सेल्स टैक्स ऐड हुआ होता है। किसी होटल में खाना खाते हैं तो बिल में वो सेल्स टैक्स ऐड कर देते हैं। एक दुकानदार है बड़ा परेशान सा, इसका नाम अम्मी अब्बू ने रखा हुआ है ए। ये जो दुकानदार है ये कहते हैं मेरी सेल है 9.5 मिलियन, लेकिन सेल्स टैक्स है 17% के एतबार से 16,15,000, तो मेरी सेल बनती है 1,11,15,000। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पे ये सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि अगर सेल्स टैक्स के एक्सक्लूड करके देखें तो सेल 95 लाख है, अगर सेल टैक्स इंक्लूड करके देखें तो सेल 10 मिलियन से ज्यादा है। अब ये दुकानदार परेशान है, क्या करें? तो आपने कोई राय नहीं देनी, लॉ पढ़ लेते हैं कि इस दुकानदार पे ये सेक्शन लगना है या नहीं लगना। मेरे ख्याल से ऐसा कर लें, द ग्रॉस रिसीट्स, तो फिर पेपर में एंड पे लिख दीजिएगा आई हैव नॉट आंसर्ड एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आई हैव आंसर्ड एज पर माई ओन ओपिनियन ऑफ लॉ। अच्छा जी, टर्नओवर मींस, नो कमेंट्स, टर्नओवर मींस ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब प्लीज आप मुझे बता दें जो आपको इंग्लिश पढ़ के समझ आई कि इसकी सेल कौन सी वाली देखूं 10 मिलियन से कंपेयर करते हुए, 95 लाख या 1,11,00,000? एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स देखनी है, तो इसलिए ना ऐसा कर लेते हैं, इसके आगे हम लिख देते हैं लेस देन 10 मिलियन। शुक्र है इसकी सेल 10 मिलियन से कम है, तो इसे खुशी की खबर सुनाने लगा हूं मैं। ये खुशी की खबर छुपाई हुई थी, देखिएगा, जादू 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 जादू। सेक्शन 113 डज नॉट अप्लाई। इस दुकानदार को खुशखबरी क्या सुनाएंगे? तेरे पे सेक्शन 113 नहीं लगता, क्योंकि तू गरीब दुकानदार है, तेरी तो सेल ही 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है, तो तेरे पे क्या सेक्शन लगना है, जा रिलैक्स कर। अच्छा, सेल्स टैक्स की तरह ना एक और ड्यूटी होती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भी बिल में ऐड होके आती है, तो अगर ये भी पेपर में कभी गिवन हो तो सेल्स टैक्स की तरह आपने से इसके अलावा वाली सेल प्राइस देखनी है। अच्छा, अगले दुकानदार ने फटा डाला, अबे बी तेरा क्या मसला है? कहता है आई एम वेरी वरीड दैट सेक्शन 113 अप्लाइज ऑन मी और नॉट। You understand income tax ordinance? Yes, I understand income tax ordinance and I am very worried that section 113 applies on me or not. क्यों यार, कि तू क्यों परेशानी से ज्यादा है हमारे? कहते हैं यार मैंने सेल तो की है 1,10,00,000 की, और मैंने बल्क क्वांटिटी पे 20 लाख के डिस्काउंट दिए हैं, तो मेरी सेल 10 मिलियन से कम है, 90 लाख मेरी सेल है। तो सेल आफ्टर डिस्काउंट कितनी है? 9 मिलियन। सेल बिफोर डिस्काउंट कितनी है? अब भी ये परेशान है कि मेरे पे लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखते हैं जी लॉ क्या कहता है। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन इनवॉइस। अगर इनवॉइस और बिल पे ट्रेड डिस्काउंट शो कर दो तो फिर एक्सक्लूड करने की इजाजत है, माइनस कर लो, फिर एक्सक्लूड करने की इजाजत है, आप माइनस कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आप बता दें इसको मैं किससे कंपेयर करूं, ऊपर वाले 11 मिलियन को कंपैरिजन में लाने या 9 मिलियन को? तो शुक्र है 9 मिलियन इज लेस देन, इस दुकानदार पे भी ये सेक्शन 113 नहीं लगता। इसको अगर लॉस आ जाए तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, तुमने सेल पे टैक्स नहीं देना क्योंकि तुम गरीब दुकानदार हो, सेल तो देखो अपनी 9 मिलियन। अच्छा यार, ये ना मसला अब आप लोगों ने नहीं डालना, ये अक्सर बच्चे ना, अब जाहिर बात है यार इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी है भी नहीं, और इंग्लिश के फड्डे लॉ मेकर भी डालता है। अब अक्सर बच्चे ना इस पॉइंट को बड़ा बहस बनाते हैं और बड़ी लड़ाई लड़ी करते हैं। एक्सक्लूसिव का लफ्ज़ ना जरा समझने की जरूरत है। असल में ना इन दोनों आइटम्स की जरा नेचर देखें, डिफरेंट है। सेल्स टैक्स सेल में ऐड होता है और डिस्काउंट सेल में माइनस होता है। अब लॉ मेकर लिख गया लफ्ज एक्सक्लूड का, अब बच्चे पता नहीं इसको कंफ्यूज कर देते हैं एक्सक्लूड के लफ्ज को, कहते हैं यार हमें सर लग रहा है एक्सक्लूड का मतलब है डिस्काउंट एक्सक्लूड करें तो 11 मिलियन है,
नहीं नहीं नहीं, एक्सक्लूड का मतलब ये नहीं है। एक्सक्लूड के यहाँ मानिए कि डेट डिस्काउंट माइनस करें। उसने आगे लिख दिया ना बिल पे शो करो, तो बिल पे शो करने का लफ्ज़ उसने क्यों लिखा है? उसने इसीलिए लिखा है। तो ये थोड़ी सी ना इंग्लिश की मार है, इसको आप एज इट इज मैं कहूंगा हजम कर लें, इस पर ज्यादा मेरे से बहस ना कीजिएगा। मैंने आपको न्यूमेरिकली बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझा दी है, तो एक्सक्लूड के लफ्ज़ पे ज्यादा बहस नहीं करनी, बस रूल सुन लें। अगर सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स डाल के नीचे वाली फिगर नहीं देखनी, सेल्स टैक्स से ऊपर वाली फिगर देखनी है। और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करके नीचे वाली फिगर देखनी है। ये मानी है यहां एक्सक्लूड के। आगे आपको जो भी समझ आ रहे हो वो मेरे लिए माजरत। तो डिस्काउंट माइनस करके प्राइस लेनी है और सेल्स टैक्स से पहले प्राइस लेनी है। थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है एक्सक्लूसिव का लफ्ज, लेकिन छोड़ें, आप बस सिंपल याद कर लीजिएगा। ओके, अगले दुकानदार को लाएं, शॉपकीपर सी। भाईजान तो की मसला है हूं, कहते हैं यार मैं बड़ा बड़ा परेशान रहता हूँ यार। क्या हो गया यार? क्यूएम नहीं निकला? नहीं नहीं यार क्यूएम निकल गया था, मैं परेशान रहता हूँ, पता नहीं मेरे पे सेक्शन 113 लगना है नहीं लगना। सारे दुकानदार आपस में बातें कर रहे होते हैं, यार सेक्शन 113 तक ही बने आजकल, रेट की चल है यार 1.5% चल रहा है यार, खीर है यार, इमरान खान बस कर दे यार। तो सारे दुकानदार परेशान बैठे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती मेरे पे ये सेक्शन लगना है या नहीं लगना। तेरा मसला क्या है? तू अपना डाटा तो दे। कहते हैं मेरी सेल तो 95 लाख ही है, लेकिन मेरी डिविडेंड इनकम 30 लाख है, तो मैं भी 10 मिलियन के बॉर्डर को क्रॉस कर गया हूं। यहां आपको अपनी राय देने की इजाजत है, यहां आप सोच के बता दें मुझे कि इस बंदे पे सेक्शन 113 लगना है या नहीं लगना। नहीं लगना ना यार, ये तो 3 मिलियन तो इनकम ही हो रहा है ना, इस 3 मिलियन को तो प्लीज इसे मिक्स नहीं करना, ये तो फाइनल टैक्स वाली इनकम है ना, और बिजनेस तो नॉर्मल रिजीम है, तो ये कहां से बीच में आ गया 3 मिलियन? और आपको पता है इसका तो रेट 1.5 भी नहीं, इसका तो रेट 15% है, तो ये तो बीच में ऐसी चीज आ गई। यहां आपको अपनी राय देने की इजाजत थी और बिल्कुल आपने सही राय दी है। यहां मैं 9.5 के साथ लिखूंगा, इट इज लेस देन 10 मिलियन। तो चीमा तुम रिलैक्स, चीमा कहां से आ गया? सी फॉर चीमा, तो सी फॉर चीमा तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें ये टैक्स नहीं देना। अच्छा, ग्रॉस रिसीट कितनी थी? ग्रॉस रिसीट 12.5। इस ग्रॉस रिसीट में फाइनल कितनी थी? 3। फाइनल को कंसिडर करना है या एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है। पढ़े, मुझे इंग्लिश समझ आ रही है? ये बेशक लिख लें आप। इसकी हमने एग्जांपल 1 की है, इसकी हमने एग्जांपल 2 की है, और इस पॉइंट की एग्जांपल 3। ये मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, पहले ये पढ़िएगा, सारा ही करना पड़ा है। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। हाँ, इसको आसान कर लेते हैं, इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स, इसका मतलब क्या है? डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब आसान हो गया इंग्लिश। द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। लेकिन पेपर में डिविडेंड नहीं लिख के आना यार, पेपर में आपने वही लिख के आना है। क्या? नहीं यार, देखो पेपर में मिसाल नहीं लिखनी होती, फाइनल टैक्स की मिसाल है डिविडेंड, असल तो रूल फाइनल टैक्स है ना लफ्ज। ओके, आगे चलें। लो जी, राइस वाले आ गए हैं, आपको नया फटा डालने, वो देखें जरा दरवाजे पे। राइस वाले कहते हैं हमारी सेल है 95 लाख। राइस वाले सेल ऑफ गुड्स नहीं कर रहे, रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहे हैं, और हमारी डिविडेंड इनकम है 3 मिलियन। ऑब्वियसली बात तो वही है, तो आप भी रिलैक्स करें भाई, क्योंकि आपकी सेल साल के 10 मिलियन से कम है। पढ़ें पॉइंट बी, द ग्रॉस फी फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ ट्यूशन सर्विसेज, ये समझ सकते हैं आप। द ग्रॉस फी फॉर रेंडरिंग ऑफ ट्यूशन सर्विसेज एक्सेप्ट रिसीट फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स वाली रिसीट को बीच में ना डालो, उसका तो अलग रेट है। अच्छा, मैं तो लिख के बताता रहता हूँ, आप पता नहीं किताब पे गंदी पड़ जाता होगा आपकी तो लिख लिख के। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ना ये जो बिल्डर्स होते हैं ना, बिल्डर्स कौन? बॉडी बिल्डर्स या जो बिल्डिंग्स बनाते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं। ये बिल्डर्स ना 2 काम इकट्ठे करते हैं एक ही वक्त में। ये लोग सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे होते हैं, ईंट बजरी सीमेंट बेचना, एंड रेंडरिंग ऑफ, अदर सोर्स में थोड़ी बात हुई है इस बारे में, एंड रेंडरिंग ऑफ, इसलिए लॉ मेकर ने इनके लिए लफ्ज यूज किया हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लोग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं। तो ये जो बिल्डर्स होते हैं ये सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे होते हैं और रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर रहे होते हैं। इनके लिए भी वही रूल है। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई बड़ा बिल्डर है, मियां बिल्डर्स के नाम से, प्लैनेट बिल्डर्स के नाम से कोई बड़े बिल्डर्स हैं, वो क्या कहते हैं यार कि हम घर बना के भी पैसे कमा रहे हैं और हम डिविडेंड भी कमा रहे हैं, तो इनके लिए भी क्या रूल बनेगा?
जो डिविडेंड है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, जो घर बना के पैसे कमा रहे होंगे अगर वो 10 मिलियन से बढ़ गए तो फिर आप पे सेक्शन 113 लगेगा। बात तो वही है, बात आपको घर जाके मेरा ख्याल से याद नहीं करनी पड़ेगी। आपने घर जाके सिर्फ क्या करना है, बी याद करना है और सी में एक लफ्ज बदल देने, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बी याद करेंगे, ऑटो पे लगा होगा, सी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलें जी, पॉइंट डी पढ़ें। सॉरी, पॉइंट डी आप नहीं, खुद नहीं पढ़ सकते। A company has provided the following details. सेल्स कितनी है जी? कंपनी का नाम रख देते हैं पीटीसीएल। पीटीसीएल की सेल्स है जी 3 मिलियन। ये सेक्शन लगेगा? और यार मरवाएंगे आप, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रेजिडेंट कंपनी हैविंग सेल ग्रेटर देन 10 मिलियन, ये मैं अपना लॉ बना रहा हूँ, ये तो मैं अपना लॉ बना रहा हूँ। रेजिडेंट कंपनी के लिए तो भाई 3 मिलियन पे भी देना पड़ेगा यार, ऐसे तो ना क्यों रोना आता है। चलें वापस आ जाएं। तो भाई पीटीसीएल पे तो सेक्शन लगेगा, लेकिन न्यूमेरिकल ऑब्वियसली इसका पेपर में नहीं आएगा। अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। सेल कितनी है जी? 3 मिलियन। अच्छा, एक और पंगा डाला है पीटीसीएल ने, वो जरा देखिएगा क्या किया। दिस कंपनी यानी पीटीसीएल इज ऑल्सो अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। असल में हुआ ये होगा कि पीटीसीएल वालों ने इंजमाम के साथ मिलके कहा होगा, यार इंजी भाई इंजमाम केबल्स ना बनाए। जबरदस्त है, इंजमाम बल्ले चल पड़े हैं, इंजमाम बेल्स चल पड़ी हैं, इंजमाम बॉलें चल पड़ी हैं, चलो इंजमाम वायर्स, इंजमाम केबल्स भी बनाते हैं। पीटीसीएल ने कहा होगा यार 4 करोड़ मेरी तरफ से, इंजमाम ने कहा होगा चल फिर 6 करोड़ मेरी तरफ से। इस तरह बातें होती है ना बड़े लेवल पे। चार पीटीसीएल ने कहा 4 करोड़ मेरी तरफ से डाल दो, इंजमाम ने कहा 6 करोड़ मेरी तरफ से डालो, शुरू करो यार, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। अच्छा, लेकिन पीटीसीएल ने कितना हिस्सा बाय किया इसका? 40%। साल के एंड पे सेल पार्टनरशिप फॉर्म की कितनी है? अब ये दो सेल्स अलग अलग आ गई। पीटीसीएल की अपनी सेल 3 मिलियन और जो पार्टनर्स की मिलके सेल। अब एक सवाल अराइज होगा कि पीटीसीएल, मैं आपके सामने 3 ऑप्शंस रख रहा हूं, पीटीसीएल अपनी सेल में कितना डाले। आपके सामने 3 ऑप्शंस रख रहा हूं। ऑप्शन 1 3 मिलियन, ऑप्शन 2 नोट नहीं करना बस देखना है, ऑप्शन 2 4 मिलियन, 3 + 1। पीटीसीएल अपनी सेल में ये डाले, पीटीसीएल की सेल की बात कर रहा हूं। ऑप्शन 3 तीसरी में रुलना पड़े तो यही होगी। तो पीटीसीएल अपनी सेल में बिल्कुल ऑप्शन 3 को एक्सरसाइज करेगा। पीटीसीएल की सेल ये बनेगी। 3 मिलियन इसलिए नहीं है कि उसमें पीटीसीएल को कहीं और से भी किसी सेल का हिस्सा मिलना है। दूसरी बात, 4 मिलियन इसलिए नहीं है कि 4 मिलियन में जो 1 मिलियन पड़ा है वो उसमें 60% इंजमाम का है। और 3.4 मिलियन इसलिए है कि पीटीसीएल की अपनी सेल पूरी और 40% किसकी? पार्टनरशिप फर्म वाली भी इसमें ऐड होगी। क्लियर? अच्छा, इसमें अब आपने ये एक चीज नहीं सोचनी जो थोड़ी सी भयानक है कि आप पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन कैसे होगी, क्योंकि कंपनी पार्टनरशिप फर्म इकट्ठा करके न्यूमेरिकल हमसे नहीं पूछ सकता वो, इसलिए अब ये नहीं सोचना कि पार्टनरशिप फर्म का क्या बनेगा, तो इस एंगल से मत सोचें। एक थ्योरी की बात थी, मजबूरन न्यूमेरिकल के जरिए समझानी पड़ी, क्योंकि पास्ट में कुछ बच्चे होते थे कहते थे सर ये थ्योरी पढ़ के रट्टा भी नहीं लग रहा, तो उनके लिए बस ये बात बनाई हुई है। तो बता दीजिए पीटीसीएल की सेल कितनी है? 3.4 मिलियन। और जब पीटीसीएल सेल पे 1.5% लगाएगी तो कौन सी सेल पे 1.5% लगाएगी? 3 मिलियन पे, 4 मिलियन पे या 3.4 मिलियन पे? चलें जी देखें, सेल कितनी है पीटीसीएल की प्लस, और इस सेक्शन का नाम ना मिनिमम टैक्स है, ये वजह बताऊंगा कल क्यों। फाइनल टैक्स भी नहीं है, नॉर्मल टैक्स भी नहीं है, सेपरेट ब्लॉक भी नहीं है, ये अपने अंदर ही एक बला है। इस बला की हकीकत हम कल खोलेंगे। सेल पे 1.5% लगेगा तो ये इसका मिनिमम टैक्स आ जाएगा। तो ये बात पढ़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे थ्योरी में समझ आ जाए।
बस मेरी नज़र में इतनी बात काफ़ी है। बाकी फिर लॉ मेकर ने कोई तमहीद बांधी होगी वो पढ़ लेते हैं। कंपनीज शेयर ऑफ सेल, व्हाट इज कंपनीज शेयर? 40%। व्हाट इज सेल? 1 मिलियन। 1 मिलियन का 40% आपने टर्नओवर लेना है। अपना 3 मिलियन तो लेगा ही ना, वो तो बात है, उसकी तो बात नहीं करनी यहाँ पे। कंपनीज शेयर ऑफ, अबव अमाउंट्स क्यों लिखे इसने? यार बिजनेसमैन हो सकता है सेल ऑफ गुड्स कर रहा हो सकता है रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहा हो सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हो, तो अबव अमाउंट इसने इसलिए लिख दिया लफ्ज। तो वो तो बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है ना कि आप वायर्स बेच रहे हैं या आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कंपनीज शेयर ऑफ सेल कितना बन रहा था? 4 लाख। रिसीव्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, और वो फिर हमें प्रॉफिट के तौर पे दे भी दिया करेगा वो, उसने कहां से लेके भागना है। अच्छा जी, जो हजरात ऑनलाइन में साथ साथ चल रहे हैं आज शाम 5:55 के ऊपर, वो हजरात भी बेशक ऑनलाइन आ जाइएगा। ये लेक्चर वैसे अपलोड भी हो जाएगा। तो पास्ट पेपर्स की थ्योरी की डिस्कशन हमने करनी है, तो वो सवाल मैं आपको ना ग्रुप में 12-1 बजे तो रहने दें, हाँ 2-2:30 बजे तक मैं भेज देता हूँ। जो थ्योरी के सवाल हैं वो आप एक दफ़ा फिर उनको नज़र मार लीजिएगा, वो फिर डिस्कस भी कर लेंगे। ओवर।